प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और अभी मैं आप लोगों को सोशोलॉजी सब्जेक्ट का बहुत सारा एमसीक्यू प्रश्न उत्तर बताने वाला हूं जो आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो को आप लोग अंत तक देख लेते हैं तो आप लोग काफ़ी सारा नंबर जो है इस वीडियो को देख करके आप लोग ला सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी फुल वॉच करिए, अंत तक देखिए और हर एक क्वेश्चन आंसर को आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। और अभी सेकंड टाइम में आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो अभी 5-6 घंटा जो आप लोगों के पास में एक्स्ट्रा जो समय अभी बचा हुआ है, आप लोग इस तरीके से 5-6 घंटे को पढ़िए, ताकि जो आप लोग 10 दिन का पढ़ाई जो कर रहे हैं ना, बिल्कुल 10 दिन का पढ़ाई आप लोग 5-6 घंटे में कर सकते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त मेहनत कीजिए। और अभी 2 बजे से पहले आप लोगों को काफ़ी सारा वीडियो मिलेगा, तो आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और मैं जितने सारे वीडियो अपलोड करूँगा, उन वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप लोगों के पास में ज़रूर जाएगा और हर एक वीडियो को आप लोगों को देखना है। और इस वीडियो को देख करके आप लोग काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं, बहुत सारे नंबर ला सकते हैं। और इसके बाद में भी काफ़ी सारा वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूँ, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, जो पहला प्रश्न दिया हुआ है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बिल्कुल भी अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारा जो क्वेश्चन है ना, वो आप लोगों को फाइनल का जो पेपर है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। बिल्कुल भी आप लोग घबराइए नहीं, ठीक है? आप लोग ये मत सोचिए कि यहाँ से नहीं आएगा, बस आप लोग देख तो लीजिए, उसके बाद एग्जाम में आप लोग फोड़ के आएंगे। हर एक क्वेश्चन को आप लोग लिख के आएंगे, एक भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटने वाला है। बस वीडियो को अंत तक आप लोग देख लीजिए, ठीक है? तो देखिए, जो पहला प्रश्न दिया हुआ है ना, कि निम्न में से किसने सोशियोलॉजी शब्दावली का सृजन किया है। मतलब प्रश्न इस तरीके से आप लोगों को फाइनल एग्जाम में आएगा कि देखिए, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का मतलब सोशियोलॉजी शब्द का उत्पादन किसने किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आंसर आप लोग याद रखिएगा, अगस्त कामटे ने। ठीक है, इसका भी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी याद करके रख लीजिए। दूसरा नंबर का जो प्रश्न है कि समाज शास्त्र को सामाजिक, अस्थेतिक एवं सामाजिक गतिक में किसने विभाजित किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, समाज शास्त्र जो है, सोशियोलॉजी जो है ना, उसे 2 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। तो देखिए, पहला भाग का नाम है सामाजिक अस्थेतिक और दूसरा भाग का नाम है सामाजिक गतिक। ठीक है, तो किसने विभाजित किया था? इंपॉर्टेंट है कि नहीं आप लोगों के लिए? तो इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, समाज शास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है। तो किसने बांटा है? तो दुर्खिम ने बांटा है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आगे देख लीजिए, जो तीसरा नंबर का प्रश्न है ना, कि मनु मनु स्मृति के रचनाकार कौन है। तो मनु होगा। मनु स्मृति के रचनाकार कौन है? तो मनु होगा। और इस वीडियो में आज मैं टोटल आप लोगों को 50 प्रश्न बताने वाला हूं, जो काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो देखिए, अगला जो यहाँ पर प्रश्न है ना, कि समाज शास्त्र का जन्म किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए, समाज शास्त्र का जन्म जो है ना 1838 में हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न नोट करिए, जो 5 नंबर का है, कि किस समाज शास्त्री के समुदाय की परिभाषा में हम भावना का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। किसका? तो हम भावना का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, स्पष्ट वर्णन मिलता है। तो बोगार्डस जो है ना, इसके जो मतलब इसके जो मतलब लिखा हुआ है जो, ठीक है, तो इसके जो मतलब बोगार्डस जो है, इसके स्पष्ट उल्लेख मिलता है किसमें? तो हम भावना में। हम मतलब बोगार्डस जो है ना, हम भावना के लेखक हैं। तो उसमें काफ़ी सारा जो है समाज शास्त्र के बारे में दिया हुआ है, वर्णन बहुत विस्तार पूर्वक दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6 नंबर का जो प्रश्न है ना, कि निम्नलिखित में कौन समुदाय का उदाहरण है। तो काफ़ी सारा है, इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन समुदाय का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, राज्य जो है, राज्य समुदाय का उदाहरण है। अगला प्रश्न आप लोग नोट करिए, जो 7 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, कि भारत में भिन्नता में एकता निहित है। भारत में भिन्नता में एकता निहित है, परंतु मौलिक एकता उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी बाह्य भिन्नता है। ऐसा किसने कहा है? तो याद रखिएगा, स्मिथ का कथन है। किसका कथन है? तो स्मिथ का कथन है। इसने मतलब स्मिथ ने कहा था। ठीक है, आगे नोट करिए, अगला जो यहाँ पर प्रश्न है ना, कि राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या होता है। तो देखिए, धार्मिक जो है, धार्मिक सहिष्णुता जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आवश्यक है।
आगे नोट करिए, अगला जो प्रश्न है कि राष्ट्रीय का तात्पर्य क्या होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीयता का जो तात्पर्य होता है, आप लोग याद रखिएगा, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि होता है। क्या होता है? तो सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि होता है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। और आगे देख लीजिए, अगला जो प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब से हुआ है। तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन का जो आरंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था। कब? 9 अगस्त 1942 से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आंसर यहाँ से याद करके आप लोग रख लीजिए। अगला प्रश्न नोट करिए कि पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है। तो देखिए, पुनर्जन्म की जो अवधारणा है वो हिंदू धर्म से संबंधित है। आप लोग याद रखिएगा, हिंदू धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न नोट करिए यहाँ पर कि राष्ट्रीय समन्वय के मार्ग में कौन सा तत्व बाधक नहीं होता है। तो देखिए, अल्पसंख्यक की जो सुरक्षा है ना, ये बिल्कुल भी बाधक नहीं होता है। आंसर आप लोग याद रखिएगा। और अगला नोट करिए, अगला जो प्रश्न है कि प्रजनन क्षमता में कमी होने के पहले नैतिकता के स्तर में ह्रास होना जरूरी है। तो यह जो विचार है किसने व्यक्त किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, नोटेस्टन जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नोटेस्टन का कथन है, और इनसे पहले इसको डब्ल्यू जो यहाँ पर दिया हुआ है ना कि डब्ल्यू नोट अस्टेन, आप लोग आंसर याद करके रखिएगा। कभी कभी जो होता है ना, नोट अस्टेन से ही यह काफ़ी विख्यात है, काफ़ी प्रचलित है। तो नोट अस्टेन इसीलिए मैंने बोला था। तो नोट अस्टेन याद रखिएगा, या फिर डब्ल्यू नोट अस्टेन आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है ना यहाँ पर कि उग्र राष्ट्रवादियों का काल कब कहा जाता है। तो देखिए, उग्र राष्ट्रवादियों का जो काल है वो 1905 से लेकर के 1918 का है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। आगे नोट करिए, अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय गांव को एक जीवन विधि माना है। ठीक है, ऐसा कौन सा विद्वान है जो भारतीय गांव को एक जीवन विधि माना है। तो देखिए, मजूमदार इसका आंसर होगा। मजूमदार का कथन है, और इन्होंने इसी ने कहा था। इसने क्या कहा था कि भारतीय गांव जो है ना एक जीवन विधि है। तो मजूमदार इसका राइट आंसर होगा। आगे नोट करिए, अगला जो प्रश्न है ना यहाँ पर, इस संस्था शब्द का उपयोग आप लोग याद रखिएगा, संस्था शब्द का उपयोग सबसे पहले किस विद्वान ने दिया है, किया है। तो याद रखिएगा, स्पेंसर इसका राइट आंसर होगा। अगला नोट करिए, अगला जो प्रश्न है कि स्पेंसर की पुस्तक में सर्वप्रथम किस शब्द का उपयोग किया गया है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो है ना संस्था का उपयोग से मतलब स्पेंसर की जो पुस्तक है उसमें सबसे पहले संस्था शब्द का उपयोग हुआ है। अगला यहाँ पर आप लोग नोट कर सकते हैं, अगला जो प्रश्न है कि किस विद्वान ने समुदाय की परिभाषा में हम की भावना का स्पष्ट उल्लेख किया है। तो बोगार्डस इसका राइट आंसर होगा। और अगला जो यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस समाज में महिलाओं की परिस्थिति अपेक्षाकृत बेहतर होता है। तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, जो औद्योगिक समाज है ना, यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो यहाँ पर है ना 20 नंबर का, कि जब मृत्यु दर बढ़ती है और जन्म दर में गिरावट आती है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है। तो जनसंख्या में गिरावट आ जाती है। क्या होता है? तो जनसंख्या में गिरावट आ जाती है। आप लोग याद रखिएगा, जब आंदोलन जिसको माल्थस के अनुयायियों ने संतति निग्रह एवं अन्य उपायों द्वारा जनसंख्या कम करने के लिए चलाया गया था, तो उसे आखिर क्या कहेंगे, या फिर वह क्या कहलाता है। तो वह नव माल्थसवाद कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? तो नव माल्थसवाद कहलाता है। आप लोग प्रश्न और एक बार देख लीजिए, क्योंकि आज आप लोगों का सोशियोलॉजी का बिल्कुल भी अंतिम एग्जाम है। तो यहाँ पर प्रश्न जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो फिर आप लोग कैसे एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है कि वह आंदोलन जिसको माल्थस के अनुयायियों ने संतति निग्रह और अन्य उपायों द्वारा जनसंख्या कम करने के लिए चलाया गया था। मतलब जनसंख्या कम करने के लिए माल्थस के जो अनुयायियों हैं, उसके जो अधिकारी हैं, एक कानून चलाया था जिसमें जनसंख्या को कम करने की मतलब बात थी। ठीक है, कि जनसंख्या कम करें, तो आखिर उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो याद रखिएगा, नव माल्थसवाद कहेंगे। क्या कहेंगे? नव माल्थसवाद कहेंगे। इंपॉर्टेंट है, आंसर याद करके रखिए। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसने विचलन को समाज के
लिए प्रकार्यात्मक माना है, तो जो दुर्खिम मतलब दुर्खाइम इसका राइट आंसर होगा ई दुर्खाइम। आप लोग आंसर याद करके रखिएगा। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है कि इनमें कौन समुदाय का उदाहरण है। देखिए समुदाय का उदाहरण कौन वाला होगा, तो यहाँ पर देखिए जाति जो है ना ये समुदाय का उदाहरण है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कि समुदाय में हम की भावना विकसित होती है, तो देखिए समुदाय में जो है ना हम की भावना विकसित होती है, किस में होता है, तो राजनीतिक आधारों पर होता है, राजनीतिक आधारों से होता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर देखिए गांव एक लघु गणराज्य है, गांव क्या है, एक लघु गणराज्य है, तो किसने कहा था, तो याद रखिएगा मेटकोख का कथन है, किसने कहा था, तो मेटकोख का कथन है कि गांव जो है एक लघु गणराज्य है। आप लोग आंसर याद करके रखिएगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब ब्रिटिश शासन के रूप में परिवर्तित हुआ था। देखिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है वो ब्रिटिश शासन के रूप में परिवर्तित हो गया था, तो कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1858 से, 1858 इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कि भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो आंसर याद रखिएगा प्रधानमंत्री जो है ना वो भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कि भारत के लोग मुख्य रूप से आश्रित होते हैं, तो भारत के लोग जो है ना वो मुख्य रूप से किस में आश्रित होते हैं, तो कृषि करने में या फिर कृषि में आश्रित होते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न आप लोग नोट करिए कि निम्न में से ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारा पॉइंट है ना, यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि ग्रामीण समुदाय की जो सबसे मेन विशेषता होता है क्या होगा, तो याद रखिएगा कृषि जो है ना यही इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल भी आंसर आप लोग याद करके रखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि भारत में जन आधिक्य का मूल कारण क्या होता है, भारत में जन आधिक्य का जो मूल होता है उसका कारण क्या है, तो देखिए सामाजिक सांस्कृतिक कारक है, क्या है, तो सामाजिक सांस्कृतिक कारक इसका होता है। आप लोग सी ऑप्शन बिल्कुल याद करके रख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है कि भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता क्या होती है, भारतीय जो ग्रामीण समुदाय है इसकी क्या विशेषताएं होती है, तो देखिए इसके काफ़ी सारी विशेषताएं होती हैं, जैसे कि सामान्य निश्चित क्षेत्र होता है, सामुदायिक एकता होता है, प्राथमिक संबंधों की प्रधानता होता है, मतलब इसका डी ऑप्शन जो है आप लोग याद करके रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला जो यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि पार्सन्स द्वारा कितने प्रकार के प्रतिमानित विकल्पों का वर्णन किया गया है, तो देखिए ये पार्सन द्वारा जो है ना लगभग जो है ना 3 विकल्पों का वर्णन किया गया है, इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि नैसर्गिक प्रतिबंध किसकी अवधारणा है, तो देखिए नैसर्गिक प्रतिबंध जो है ना वो माल्थस का अवधारणा है, आप लोग याद करके रखिएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि कब राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में मूल अधिकार की घोषणा किया गया था, तो 1931 जो है ना 1931 बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1931 में ही उसकी घोषणा हुआ था। अगला जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि नैसर्गिक प्रतिबंध किसकी अवधारणा है, तो माल्थस का अवधारणा है, आप लोग याद करके रखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार, मतलब 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य सबसे वाला मतलब राज्य जो है 2001 की जनगणना के अनुसार अगर कहा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, तो देखिए सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला जो राज्य है ना वो केरल होगा, क्या होगा, केरल होगा। अगला जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर देख लीजिए कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन वाला होगा, तो हरियाणा होगा। सबसे ज़्यादा का बात अगर करें तो केरल होगा और कम का बात करें तो यहाँ पर देखिए हरियाणा होगा। आप लोग आंसर बिल्कुल याद करके रखिएगा। आगे आप लोग देखिए कि शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष के बच्चों की गणना की जाती है, तो देखिए जो 1 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं ना, उनकी गणना किया जाता है। अगला जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत में निम्न में से किन बातों को शामिल किया गया है, तो काफ़ी सारे बात जो हैं उसमें शामिल किया गया है, जैसे जैसे तात्कालिक उद्देश्य होता है, मध्यकालीन उद्देश्य होता है, दीर्घकालिक उद्देश्य होता है, मतलब डी ऑप्शन जो आप लोग देख रहे हैं सबका सब टिक लगा दीजिए। अगला जो प्रश्न है ना कि माल्थस के अनुसार बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के निम्नलिखित में से कौन से उपाय
सबसे बेहतर होता है। तो देखिए माल्थस के अनुसार अगर कहा जाए ना तो निरोधक प्रतिबंध जो है ये बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि भारत के किस विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी? पहले शुरू हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बम्बई विश्वविद्यालय में हुआ था। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का पढ़ाई माने समाज शास्त्र का इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। अगला जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं ना कि समाज शास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए समाज शास्त्र की जो उत्पत्ति हुई थी तो कौन भाषा से हुआ है? आप लोग याद रखिएगा, लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा से हुआ है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आगे देख लीजिए, अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण बढ़ावा देती है? देखिए नगरीकरण का बढ़ावा कौन देता है? तो देखिए गुमनामीता भी होगा, भीड़ भी होगा, प्रदूषण भी होगा। माने डी ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। और अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत का सबसे अधिक नगरीयकृत राज्य है? तो सबसे अधिक का बात हो रहा है नगरीयकृत का, तो पश्चिम बंगाल होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और अगला जो प्रश्न है कि शहरीकरण का लक्षण क्या होता है? शहरीकरण का लक्षण क्या होता है? तो देखिए व्यापार में विकास भी होता है, एक शहर के चारों ओर केंद्रों का विकास होता है और ग्रामीण से शहरी प्रवसन भी होता है। मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। आगे देख लीजिए कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो इनके बहुत बहुत सारे निरपेक्षता का अर्थ होता है। जैसे कि देखिए विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व होता है, अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा होता है और राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होता है। तो इसका डी ऑप्शन जो आप लोग देख रहे हैं इनमें से सब इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या कितनी थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा लगभग अगर कहा जाए ना तो 933 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 933। अगला जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो कराची में हुआ था। कहाँ हुआ है? तो कराची में हुआ था। अगला जो प्रश्न है कि सामुदायिक पहचान क्या होती है? देखिए सामुदायिक पहचान जो होगा ना वो प्रदत्त पहचान होगा। क्या होगा? तो प्रदत्त पहचान होगा। आंसर याद करके रखिएगा। अगला जो प्रश्न है और यही बिल्कुल अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। इसके बाद में जो वीडियो आप लोगों के लिए आने वाला है उसमें 51 नंबर से लेकर के लगभग 100 प्रश्न होगा। कितना होगा? 51 से लेकर के 100 प्रश्न होगा। मतलब उसमें भी टोटल अगर कहा जाए तो 50 प्रश्न ही हुए। आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 2 बजे से पहले आप लोगों के लिए काफ़ी सारा वीडियो आएगा। अगर आप लोग हर वीडियो को देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में आप लोग बिल्कुल जैसे 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा ना तो आप लोग 80 नंबर में से कम आप लोग 65 नंबर मेरा वीडियो देख करके आप लोग नंबर ला सकते हैं। इतना आप लोग बिल्कुल भी याद रखिएगा। ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि निम्न में से किसने ग्रामीण नगरीय सातवीय की अवधारणा के विकास में योगदान दिया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ना रेडफील्ड होगा। क्या होगा? रेडफील्ड होगा। आंसर आप लोग याद रखिएगा। और आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उनका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में जाए। और एग्जाम दे करके जिस समय आप लोग आएंगे तो आंसर की आप लोगों को मेरे चैनल में ही मिल जाएगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, आंसर की आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगा। बस एग्जाम दे करके आप लोग आइए और उसके बाद देखिए आंसर की आप लोग यहाँ से मिला लीजिएगा। और अगर प्रश्न से संबंधित मन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और कितना नंबर का प्रश्न है जो आप लोगों को समझ में नहीं आए ये भी हमें आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।